इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग सीआरपीसी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 12 का आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेक्शन 174 पे और सेक्शन 175 पे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 154 से 173 तक डिस्कस किया। सेक्शन 154 से 173 के अंतर्गत आने वाले जितने भी सब सेक्शन हैं वो क्या कह रहे हैं हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से बड़े ही सरल भाषा में उसको समझा। आज इस लेक्चर में हम लोग इन दो सेक्शन पे फोकस करेंगे और ये आपका लेक्चर का एपिसोड नंबर 10 होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक्शन 174 का जिस्ट कि क्या कहना चाहता है सेक्शन 174। तो सेक्शन 174 हमें बताता है उन परिस्थितियों के बारे में जब अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेता है या किसी व्यक्ति का मौत अननेचुरल होता है तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। तो वो किन शर्तों के आधार पर शुरू करेगा और वो प्रोसीजर होगा क्या, इस बात की जानकारी अगर आपको मिलेगी तो वो मिलेगी सेक्शन 174 सेक्शन के अनुसार। जब भी सेक्शन 174 को पढ़ा जाता है तो उसके साथ सेक्शन 175 को पढ़ा ही जाता है, मतलब ये दो सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं। तो अब आते हैं सबसेक्शन 1 पे 174 का। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो इस संबंध में एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर इन दोनों में से किसी भी पुलिस ऑफिसर को इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति है जिसने सुसाइड कमिट किया, पहला। दूसरा कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है जानवर के द्वारा, एनिमल के द्वारा, या किसी व्यक्ति का डेथ काउज्ड हुआ है, मृत्यु हुई है मशीनरी के उपयोग से, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका डेथ हुआ है उस सर्कमस्टांसेस में जिससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो उसके मृत्यु में सम्मिलित है या उसके मृत्यु करने में सम्मिलित है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करने के बाद या ऑफिसर या दोनों में से कोई एक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर वो प्रोसीड कर जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोसीड करेगा, लेकिन प्रोसीड करे उसके पहले वो क्या करेगा, वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना देगा। तो सूचित करने के बाद नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद ही प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो स्पेशली एम्पावर्ड है इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके माइंड में बात सेट हो और आप बातों को तरीके से समझे, और एक बार अगर आपके माइंड में सेट हो तो आप बात को कभी भूले ना। तो जो प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो किस प्लेस पे जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो पहला आप कह सकते हैं या सबसेक्शन 1 कहता है कि जहां पे उस मृत व्यक्ति का शव है या जिस जगह पे अपराध हुआ है उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो उस एरिया के जो भी रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट होंगे, जो वहां के जो लोग होंगे, जो सम्मानित लोग होंगे, कम से कम 2 या उससे अधिक, उनके उपस्थिति में इन्वेस्टिगेशन होगा। अब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद रिपोर्ट तैयार होगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट कह लीजिए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो उस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र होगा, पहला कि किस मैनर में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, एक बात। दूसरी बात कि आखिर ऐसे कौन कौन से औजार विपन का इस्तेमाल हुआ है उसके डेथ काउज करने में, क्या मृत व्यक्ति के शरीर पे डिसीज्ड पर्सन के बॉडी पे कोई मार्क ऑफ इंजुरी है, कोई चोट का निशान है या नहीं, है तो कहां कहां है, क्या है, फ्रैक्चर है या नहीं, ब्यूरीज है या नहीं। इन सभी बातों की जानकारी आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मिलेगी।
तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद, तैयार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसमें इन सभी बातों का जानकारी होगा, उसके बाद क्या होगा? तो सबसेक्शन 2 कहता है कि वह उस रिपोर्ट को, वह कौन, यहां ऑफिसर इंचार्ज या फिर कोई पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो स्पेशली पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और जिसको इनकी इस मामले के संबंध में इंफॉर्मेशन मिला है, तो वह उस रिपोर्ट को आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फॉरवर्ड करेगा। तो सबसेक्शन 2 कहता है किसको फॉरवर्ड करेगा? तो डीएम को फॉरवर्ड करेगा, जो कंसर्निंग डीएम होंगे उसको, या फिर जो एसडीएम होंगे उसको वह रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली दो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 से। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 कहता है 174 का कि अगर मान लीजिए मामला है सुसाइड का, और यहां सुसाइड हुआ है उस महिला के द्वारा जो मैरिड है, जो विवाहित है, और उसने सुसाइड किया है अपने मैरिज के डेट से 7 वर्ष के भीतर, या उस महिला का किसी ने डेथ कर दिया है और ये डेथ हुआ है महिला का, मैरिड वुमेन का, उसके डेट ऑफ मैरिज से 7 वर्ष के भीतर, या किसी महिला का अगर डेथ हुआ है, मौत हुआ है उसके मैरिज से 7 वर्ष के भीतर, और इस संबंध में उसकी जो रिलेटिव है वो गुहार करते, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स को कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेट करें, या फिर किसी मैरिड वुमेन का अगर डेथ हुआ है और परिस्थिति यह बता रहा है कि कोई व्यक्ति है जो उसके मौत में सम्मिलित है, उसके मौत में उसका योगदान है, उस व्यक्ति का कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर इस बात से सेटिस्फाइड हो रहा है पुलिस ऑफिसर, तो या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो प्रोसीजर सबसे पहले फॉलो जो होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन केस ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, वो यह होगा कि वह उस मृत विवाहित महिला के शरीर के एग्जामिनेशन के संबंध में उसके बॉडी को भेज देगी नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर के पास, आप कह सकते हैं सिविल सर्जन के पास, कि आखिर इस महिला के डेथ के पीछे का कारण क्या है, उस महिला की डेथ कैसे हुई, किस विपन से हुई, क्या उसने फांसी लटकाया कि उसको लटकाया गया फांसी खुद किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो इसलिए सिविल सर्जन के पास इस महिला के मृत शरीर को भेज दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, पहला स्टेप। लेकिन कब उस महिला के मृत शरीर को सिविल सर्जन के पास एग्जामिनेशन के संबंध में नहीं भेजा जाएगा, तो जब ऐसा परिस्थिति है, जब जो यह लग रहा है कि उस परिस्थिति में भेजने से महिला के मृत शरीर को एग्जामिनेशन के संबंध में सिविल सर्जन के पास अननेसेसरी पिट्रीफैक्शन का मामला हो जाएगा, या फिर जिस सिविल सर्जन के पास भेजा जा रहा है वो बहुत दूर है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जब मृत महिला, जो विवाहित महिला है मृत, उसके शरीर को एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा सिविल सर्जन के पास। ये कुछ सर्कमस्टांसेस है। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखना है कि इन केस ऑफ पिट्रीफैक्शन महिला के मृत शरीर को नहीं भेजा जाएगा एग्जामिनेशन के लिए सिविल सर्जन के पास, या अगर दूरी अधिक है तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 3 से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अंतिम सबसेक्शन है वो है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन, देखिए सबसेक्शन 4 पे आने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं सबसेक्शन 1 पे। तो सबसेक्शन 1 कह रहा था जिस नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में, उसके बारे में एक कंडीशन है कि यहां पे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी होना चाहिए कि वह इस मामले में इंक्वेस्ट करे या करने का शक्ति रखता है। तो उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस मामले का जानकारी दिया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो यहां जैसे शब्द इस्तेमाल हुआ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, मतलब होता है इंक्वायरी, ठीक है। तो इंक्वायरी शब्द होता है कब इस्तेमाल, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग या जुडिशियल
मजिस्ट्रेट के द्वारा जब किसी बात का निरीक्षण होता है तो इंक्वायरी शब्द इस्तेमाल होता है, और वहीं दूसरी ओर जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी बात का निरीक्षण करते हैं तो वो शब्द इस्तेमाल होता है इंक्वेस्ट। तो यहां सबसेक्शन 4 आपको बताता है कि ऐसे कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं जो इंपावर्ड है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इंक्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं ऐसे मामलों में, जिसका जिक्र किया गया है सबसेक्शन 1 में। तो वो है पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तीसरा कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो इस संबंध में इंपावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सबसेक्शन 4 से। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 175 175। सेक्शन 175 कहता है, सेक्शन 175 के तहत पुलिस ऑफिसर को यह पावर दिया गया है कि वह समन इशू करे किसी व्यक्ति को। तो यहां पे 174 के मामले में देखिए कैसे कोरिलेट कर रहा है 174 175 से, यह समझिए। तो 174 में जैसे पुलिस ऑफिसर प्रोसीड किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो सबूत दे सकता है ऐसे मामलों में, जिसका जिक्र सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 3 में किया गया है। उस मामले में कोई व्यक्ति है जो सबूत दे सकता है, जिसका बयान दर्ज करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसा व्यक्ति है तो 175 के तहत उस व्यक्ति को समन या रिटन ऑर्डर कह लीजिए उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जारी होगा, और उस रिटन ऑर्डर के द्वारा, समन के द्वारा उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप कोर्ट में उपस्थित हो और मामले की जानकारी जो सही है उस सभी जानकारी आप कोर्ट में दर्ज कराओ। यहां पे उस व्यक्ति के द्वारा जो भी सवाल किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस सवालों का सही जवाब देना है उस व्यक्ति को। लेकिन वह व्यक्ति उस सवालों का जवाब नहीं देगा जिस सवाल के जवाब देने से उस पर किसी भी अपराध का क्रिमिनल चार्ज हो सकता है, बन सकता है, या वो उस पर पेनाल्टी इंपोज किया सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी को फोरफिट किया जा सकता है। तो ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस में उन सवालों का जवाब वो व्यक्ति नहीं देगा। और वो व्यक्ति होना कैसा चाहिए, उस व्यक्ति को लेकर शर्त यही है कि उसको मामले का हर एक पहलू का जानकारी होना चाहिए, है ना। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 175 के द्वारा। तो दोस्तों अब आ गया है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम, लेकिन उससे पहले आपको किसी बातों से सूचित करना चाहता हूं कि मैंने एक जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप क्रिएट किया है, जिसके थ्रू मेरा यह प्रयास है कि आपके जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपका जो पीटी का जो एग्जाम होता है पहला स्टेज, उसमें आपको मदद मिल सके, इसलिए मैं वहां पे प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड करता हूं, और जो भी लीगल अपडेट होता है उसकी जानकारी मैं उस ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उस ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक पे क्लिक करें और इस जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया 174 और उसके हर एक पहलू को हम लोगों ने बारीकी से समझा। 174 के हर एक सबसेक्शन में कही गई बातों को हम लोगों ने डिटेल में जाना, काफी सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझा, और हम लोगों ने 175 के प्रोविजन पे भी गौर किया, और हम लोगों ने यह समझा कि 174 कैसे 175 से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।